हेलो बच्चों, आज मैं आपको अपने एक होनहार स्टूडेंट ब्रिलियंट है जो अक्षित भंडारी, उससे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इनके सैनिक स्कूल एग्ज़ाम में अभी जस्ट हुए हैं फिनिश, तो अभी ये फ्री हैं एंड वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। इनके 265 हो रहे हैं ना, हाँ 265 आउट ऑफ 300 का स्कोर इनका बनने वाला है। तो अब मैं ये वीडियो आज इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि जो नए बच्चे आएंगे जो अगले साल 25-26 का एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए एक मोटिवेशनल भी होगी, और कैसे प्रिपरेशन करी जाती है, किस वे में करी जाती है, उनके लिए एक रूपरेखा, एक आउटलाइन टाइप बनाएगी। ठीक, इसमें ये अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो अक्षित, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, जिसमें आपने हार्डली कितना अभी एक्टिवली आपने लर्न किया वो टाइम बोलिएगा, और आपकी क्लासेस किस तरीके से चलती थी, कितनी आपने मेहनत करी थी अपने इस एग्ज़ाम के लिए वो बोलिएगा। और उसके बाद आपसे जो मिस्टेक्स हुई आपके एग्ज़ाम देने के टाइम पे वो भी आपने शेयर करनी है, ताकि वो अगले बच्चों को जो आपके जूनियर हों उनसे ये मिस्टेक्स ना हो, है ना। इस वे में आपको बताना है, ठीक है। चलो शाबाश। सबसे पहले आपने जो पढ़ाई करी कैसे करी, आपका प्रिपरेशन टाइम कितना था, कितने शॉर्ट टाइम में आपने पढ़ा वो कीजिएगा। शाबाश। हमारी जो क्लासेस चली थी वो 3 मंथ्स के लिए 3 मंथ्स के अंडर तक चली थी, और इसमें पहले हम कुछ दिन तो ऐसे ही 2 या 3 घंटे पढ़ते थे। जब बाद में जनवरी का मंथ आया उस समय हमने 12 आवर की स्टडी स्टार्ट की, जिसमें सुबह हम 6 से 7 या 8 या 9 तक हम जीके याद करते थे। उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करके मैथ्स पे लगते थे, मैम हमारे डाउट्स बताती थी। उसके बाद हम जो सर हमें शॉर्ट ट्रिक 1 वर्ड्स के देते थे शीट, उसको हम याद करते थे। उसके बाद हम लंच के लिए चले जाते थे, बस 1 या 1.5 आवर हमारा ब्रेक होता था। प्रोग्राम लंच के जाते कहने का मतलब हमारे पास इधर कुछ अलग से अरेंजमेंट नहीं है, हम एक कोचिंग क्लास रन करते हैं। हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी कोचिंग चालू किए हुए, हार्डली अराउंड 8 to 9 मंथ्स अभी हुए हैं यहाँ हल्द्वानी में। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से अराउंड 15 किलोमीटर से दूर है जहाँ पे हमारी कोचिंग है। हल्द्वानी शहर है, उसी में ही हमारी कोचिंग इस्टेब्लिश्ड है। अभी अराउंड 8 मंथ्स हुए। घर से ही अप डाउन करते थे, हमारे पास थ्रू आउट द डे हमने टीच किया, बट खाने के लिए अपने घर ही जाते थे। हमारे पास कोई मेस फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे, यहाँ पे मतलब अभी, है ना। हाँ ठीक है, शाबाश। उसके बाद जब हम सेंटर पे जाते थे, अपने कोचिंग सेंटर पे, उस समय सर हमें कभी इंग्लिश पढ़ाते थे या तो जीके याद करने के लिए देते थे। उसके बाद हम जब यहाँ पर वापस आते थे तो हम इंटेलिजेंस में लिखते थे। इंटेलिजेंस में जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करके उसके बाद हम मॉडल पेपर लगाते थे। मॉडल पेपर के बाद जब हम 7 o'clock में हम घर जाते थे शाम के, फिर उसमें थोड़ी देर हमारा फिर वो डिनर होता है, उसके बाद सो जाते हैं, फिर सुबह 6 बजे वापस आते हैं। हमारा डेली रूटीन आता है। बट एट द एंड स्टेज फिर हमने OMR के साथ अपने मॉडल पेपर लगाए। पहले तो हमने प्रैक्टिस सेट लगाए थे सारे। हाँ। प्रैक्टिस सेट लगाए हमने, उसके बाद क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि जब हम पढ़ते जाते अपने नॉलेज को इवेल्युएट नहीं कर पाते तो वो बड़ा फिर क्या होता है ना, चीज़ें हम भूलते भी जाते हैं। जितना हमने नया पढ़ा पुराना हम भूलते गए, नया पढ़ते गए, पुराना भूलते गए। जब आप मॉडल पेपर लगाते हो, प्रैक्टिस सेट से लगाते हो, तो आपकी दिमाग में फिर वो रिकॉल होती है, चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं रिकॉल होती हैं और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उससे रिलेटेड, है ना। तो इन्होंने OMR भी लगाए, तो बाद में जो इन्होंने OMR लगाए उसमें जो इनकी मिस्टेक्स रही, फिर हमने उन्हीं मिस्टेक्स पे ही इनका काम किया। जो चैप्टर्स आपको नहीं आ रहे थे उन्हीं चैप्टर्स को हमने दोबारा किया, जो क्वेश्चन से इन्हें प्रॉब्लम कर रहे थे उन्हीं क्वेश्चन पे हमने फोकस किया। तो इस तरीके से इनकी प्रिपरेशन चली। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे या 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, जस्ट 3 मंथ्स की प्रिपरेशन रही इनकी। बच्चा ये होनहार है, 3 मंथ्स की प्रिपरेशन रही लेकिन सॉलिड रही, और इसका बहुत डेडिकेटेड था ये। अगर ऐसे बच्चे हों और अगर इस तरह के बच्चे अगर 1 ईयर तक अगर प्रिपरेशन करें तो कोई डाउट नहीं है कि ये ऑल इंडिया रैंक 1 भी निकालना है, ऐसे बच्चे, है ना। तो ये बच्चे कोई भी हो सकते हैं, ये आपका बच्चा भी हो सकता है और आपकी कोचिंग में पढ़ने वाला बच्चा भी हो सकता है, आपके घर में पल रहा बच्चा भी हो सकता है। अब इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट मैं बोलूँ तो कितने डेडिकेटेड थे, तो अब वैसे ये इसको तो शर्म लगती है इन चीज़ों को डिस्कस करने में, बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो बच्चों, अगर आप भी अगर ऐसे ही डेडिकेटेड हो तो सिंसियरली कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन, सीरियसली कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन भी श्योर शॉट है। ये कितना डेडिकेटेड था कि इसके पेरेंट्स कभी अगर इधर उधर मंदिर गए, घूमने के लिए गए, तो ये रोज आता था मैं नहीं जाऊंगा करके, है ना। ये क्लास में आना चाहता था डेली, है ना। और एक बार का इंसिडेंट बताऊंगा, है ना। तो अच्छे बच्चों की तारीफ़ तो करनी ही होती है, क्योंकि इससे आपको भी सीख मिलेगी। इसके पेरेंट्स गए थे, अभी महाकुंभ हुआ था,
है ना, महाकुंभ में नहाने के लिए गए थे। 3 डेज़ का विजिट था आपका, 4 डेज़ का? 3 डेज़ का तो 3 डेज़ का विजिट रहा। और कोई गाड़ी वाड़ी बुक नहीं थी आई थिंक सो, आप तो बस में ही गए थे ना? हाँ। बस जो पब्लिक बसेज हैं हमारी, उसी में ही इनका अप डाउन चला था। तो 3 डेज़ में 3 और 4 डेज़ के आसपास में ये वहाँ से रिटर्न हुए। तो मॉर्निंग 3 o'clock पे यहाँ पहुँचे और 6 कितने बजे? 3 o'clock पे ही था ना मॉर्निंग वापस? 4:30 बजे पहुँचे। अच्छा 4:30 बजे पहुँचे थे घर। अच्छा हाँ 4:30 बजे घर पहुँचे। हरिद्वार, सॉरी कहाँ गए थे आप? महाकुंभ। हाँ महाकुंभ कहाँ लगा था? प्रयागराज। प्रयागराज है ना। प्रयागराज से, वाराणसी से, प्रयागराज से ये यहाँ आए। तकरीबन कितने घंटे की जर्नी थी वो बस में? 12 घंटे की थी। 12-13 घंटे लगे होंगे वन साइड की। 12-13 घंटे की जर्नी है और पूरा कितना हौस पौच हो रखा था उस टाइम, है ना, कितना ट्रैफिक था, ये था वो था। तो उस वहाँ से ये ट्रैवल करके 4:30 पे अपने घर पहुँच रहे हैं और एग्जैक्टली एट 6 o'clock यहाँ आ गए पढ़ने के लिए, है ना। तो ये बताते हैं कि कितना डेडिकेशन है अपने पढ़ाई के लिए इनका ना। हालांकि मैंने इनको बाद में समझा बुझा के घर को ही भेजा। मैंने कहा बेटा आराम करो, तुम आराम करके आओ, भेजा था ना घर को। घर को भेजा मैंने, लेकिन ये यहाँ पे प्रेजेंट हो गया था अपने पढ़ने के लिए। और दूसरी एक आध वाकई और इनके शेयर करूँगा। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि आई थी, सारे बच्चों ने छुट्टी ली, ट्यूशन के बच्चों ने भी, और 3 बच्चे ये सैनिक स्कूल के प्रिपेयर कर रहे थे, इन्होंने भी छुट्टी ली, है ना। मैंने कहा ठीक है बेटा आप लोग कल शिवरात्रि है, आराम से व्रत कीजिएगा, पूजा कीजिएगा आराम से, कोई इशू नहीं है, छुट्टी करो। और ये महानुभाव छुट्टी ऑलरेडी है फिर भी पढ़ने के लिए यहाँ आ गए मॉर्निंग 6 o'clock पे। तो देखो ना डेडिकेशन बच्चे का, कि मतलब छुट्टी है, छुट्टी के दिन भी बच्चा छुट्टी नहीं कर रहा है, नहीं करना चाहता है। वो अपने इतना समर्पित है, डेडिकेटेड है अपने एग्ज़ाम के लिए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो उस दिन भी ये पढ़ने के लिए आए। और ऐसी छुटपुट और बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ इनके मतलब डेडिकेशन की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें और होती हैं, क्योंकि वो एक टीचर ही जानता है कि स्टूडेंट किस हिसाब से प्रिपेयर कर रहा है करके। अब जैसे मैंने को ये बच्चा कह रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए जाता था, लंच के लिए जाता था। अब मैं ब्रेकफास्ट के लिए इसको अगर छोड़ूंगा तो ये क्विकली जाएगा और क्विकली खाना खा करके 30 मिनट्स 40 मिनट्स में रिटर्न आ जाएगा। और बच्चे भी जाते थे, वो टाइम लेते थे थोड़ा बहुत। अब मैं इसका मतलब मैंने को कितनी बार बोलता भी था बेटा कि खाने में इतना जल्दीबाजी लापरवाही मत करना, आराम से खा करके रेस्ट लेके थोड़ा सा फिर आना। नहीं, ये जाएंगे, क्विकली गए, खाना खाया, जल्दी फिनिश किया और जल्दी इधर आ गए। शायद 30 मिनट्स से भी ज़्यादा शायद टाइम नहीं लिया होगा, भी लिया था 30-40 मिनट्स के अंदर में आ जाता था एक, और अपनी बुक्स पे चालू हो जाता था पढ़ना। तो ये दिखाती है कि कितना डेडिकेशन है बच्चे का पढ़ने के लिए और कितनी सिंसियरिटी है। अगर ऐसे ही सिंसियर आप हैं, ऐसी डेडिकेशन आपके अंदर भी है, तो देखो बेटा ना, प्लेटफॉर्म कोई ना कोई आपको प्रोवाइड कर देगा, टीचर कोई ना कोई मिल जाएगा। मैं नहीं होऊंगा तो कोई और टीचर आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर इस तरीके का डेडिकेशन, इस तरीके की सिंसियरिटी अगर आपके अंदर है, तो आपका सिलेक्शन और आपके चांसेस ऑफ सक्सेस आपकी लाइफ में, चाहे आप कुछ भी प्रिपेयर करें, वो मैक्सिमम हो जाते हैं, है ना। इस तरीके का डेडिकेशन चाहिए होता है। अब आप देख लीजिए बच्चे ने कितनी मेहनत करी होगी कि 3 months में अराउंड 100 डेज़ के आसपास इनकी प्रिपरेशन का टाइम मान लीजिए। 100 डेज़ में इसने 265 मार्क्स सिक्योर किए 300 आउट ऑफ 300 में, ठीक है। तो कितना सिंसियर है बच्चा ना। अब हम तो टीचर ही है, हमें तो खैर टीचिंग हमारा काम ही है। अब जिस बच्चे के अंदर जितनी लगन होगी वो उतना कर जाएगा। और पढ़ाने में भी ऐसी, मैं कितना भी पढ़ाऊँ इनके पास, कभी मेरे को ये फीलिंग नहीं आई कि मेरे बच्चे ने ये अंडरस्टैंड नहीं किया या इसको ज़्यादा लग गया। जितना भी पढ़ाऊँ उतना कम लगता था। मतलब पहली बार मैंने ये एक्सपीरियंस ही किया कि मैं एक बच्चे को टीच कर रहा हूँ, कितना भी नॉलेज फीड कर रहा हूँ उसकी ब्रेन में, वो उसको डाइजेस्ट भी कर ले रहा है ना, पूरा ग्रास्प कर जा रहा है। तो ऐसा डेडिकेशन चाहिए होता है पढ़ने के लिए। और मैं श्योर शॉट हूँ, अगर इसके पास टाइम ज़्यादा होता तो ये डेफिनेटली रैंक 1 भी निकाल सकता था। बट अब कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, टाइम का शॉर्टेज भी था और इनकी मेहनत भी अच्छी थी। अब अक्षित, आपसे जो मिस्टेक्स आपके एग्ज़ाम में हुई, मिस्टेक्स तो होनी लाजमी है, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं है। 100% परफेक्ट इज़ नो वन हियर, इवन वी एज ए टीचर आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट। हमसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हमने गलती करी लेकिन उन गलतियों से कुछ सीखा नहीं। अपनी गलतियाँ खुद से एनालाइज करनी है और उनसे क्या सीखा, कैसे उनको नेक्स्ट राउंड में हम करेक्ट करें, वो होना बहुत ज़रूरी है। अब इस बच्चे को अपनी गलतियों से कुछ सीख मिली होगी, अब अपनी सीख से ये क्या सीखे वो ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और क्या अपने जूनियर के लिए ये सलाह देंगे, क्या एडवाइस देंगे कि उनसे ये मिस्टेक्स ना हो। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ, आपने शायद जवाहर नवोदय का ही भरा था ना, जवाहर नवोदय की लिस्ट आ रखी है, 2 सेकंड राउंड की, 3rd राउंड की भी आ गई, वहाँ पे नाम नहीं है बच्चे का,
तो देख लो 3 महीने में इसने कितना ज़्यादा मेहनत करी होगी, कितना फोकस्ड होकर पढ़ा होगा ये बच्चा, है ना। तो काबिल करने लायक बच्चा है ना। तो ठीक है बेटा, शेयर कीजिए आप। सबसे पहले मैथ्स की बात करता हूँ। मैथ्स में जो क्वेश्चन मुझे आते हुए भी मेरी लापरवाही की वजह से मेरे गलत हो गए वो। अब उन क्वेश्चन में थोड़े डिटेल में बताना है इसको, क्योंकि जूनियर तब को रिलेट करेंगे तुम्हारे अगले साल वाले बच्चे ना, जो अगले साल के लिए बात है। हाँ शाबाश। अब वो मैम ने प्रैक्टिस भी कराए थे। अब उन क्वेश्चन में मैंने छोटी छोटी गलती कर दी। अब कहाँ पर एक्स नहीं लेट गया, कहाँ पर क्या नहीं लेट किया। अब इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ना उस क्वेश्चन को 3-4 बार और सॉल्व करना। अगर ऑप्शंस तो जो मेरे क्वेश्चंस थे मुझे भी करीब करीब के आए थे, उनमें भी मेरा भी उसमें से एक ऑप्शन आ गया। अब मैंने 2-3 बार सॉल्व किया, वही आ रहा था। अब फिर भी वो क्वेश्चन गलत हो गया। अब उसमें थोड़ा डीप माइंड लगाना कि उस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार हर किसी नंबर को देखना, कहाँ पर क्या नंबर छूट नहीं गया, कहाँ पर क्या छूट गया। एक तो वो हो गया। अरे वो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, आप ही के ही पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये अक्षित कह रहे हैं कि यहाँ पे इनको फुल प्रिपरेशन मैम के द्वारा मैथ में करवाई गई थी। मैम इनको मैथ्स और इंटेलिजेंस टीच करती थी, मैं इनको इंग्लिश और जीके टीच करता था। तो ये बात कह रहे हैं मैथ्स में जो प्रॉब्लम आई, मैम ने इनको बहुत बार प्रैक्टिस करवाई है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस में कोई कमी हुई है। मॉडल पेपर भी हमने बहुत लगाए, प्रैक्टिस सेट से भी काफ़ी लगाए, OMR पे भी हमने प्रैक्टिस करी। लेकिन ये वहाँ पे भी 3 मिस्टेक्स ऐसे करके आए जो कि बच्चों वाली मिस्टेक्स थी, और ये खुद उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरे से बचकाना हरकतें हुई हैं। और ये आपको मोटिवेट कर रहे हैं, कि आपको गाइड कर रहे हैं कि अगली बार आप ऐसा मत करना। इनके कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो हो सो एटलीस्ट कितनी बार पढ़ के समझना है? 2-3 बार। जब 2-3 बार तो आप क्वेश्चन को पढ़ के समझिए। ये हमने ऐसे इनको बता रखा है, लेकिन ये अब इनको रियल एहसास हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम इनको बता रहे थे तब इनको ये चीज़ें मजाक लग रही थी, लेकिन इनसे जब मिस्टेक होगी तब इनको लग रहा होता है ना। कितनी बार हम जब चीज़ों को खुद करके देखते हैं तब वहाँ पता लगता है कि हाँ ये मिस्टेक्स ऐसी होती हैं करके। अब वो मिस्टेक्स हम इनको जो बता रहे थे वो मिस्टेक्स हमसे भी होती थी, दूसरे बच्चों ने की थी, हम इनको उस बेस पे गाइड कर रहे थे कि आप ऐसी मत करना करके। लेकिन ये खुद नहीं गिरे थे उस मिस्टेक में। अभी गिर के आगे इनको याद रहेगी वो चीज़, है ना। तो हमने इनको बोला था कि एटलीस्ट 2-3 टाइम्स तो आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और सारे ऑप्शंस को भी देखिए। अब इन्होंने ये चीज़ नहीं फाइंड आउट करी है, कह रहे हैं कि डिजिट को भी देखिएगा आप। ऐसा नहीं कि जैसे कितनी बार क्या होता है ना, जैसे इमेजिन करो वहाँ पे कोई डिजिट लिखी है 498, लेकिन कितनी बार हम लापरवाही से या जल्दीबाजी में हमें लगता है कि क्वेश्चन बड़ा इजी है, हम उस डिजिट को ही लापरवाही से देख लेते हैं। 498 लिखा है, हम उसको 489 पढ़ लेंगे। 498 है बट 489 ऐसा भी हो जाता है ना कितनी बार। हम उसको मतलब 498 लिखा है बट हम उसको 489 पढ़ लेंगे, आगे पीछे खसका देंगे। जो टेंस पे है उसको वंस प्लेस पे करते हैं, वंस को टेंस पे। तो ये कह रहे हैं कि आप हमेशा वेरीफाई कीजिए डिजिट को। जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो 1-2 बार उसको वेरीफाई भी कीजिए कि जो डिजिट मैंने वहाँ से क्वेश्चन से पिक करी है और जो मैंने कैलकुलेट जहाँ पे किया है, रफ वर्क जहाँ पे किया है, क्या वही डिजिट है या नहीं है। ऐसा कह रहे हैं। हाँ, इसमें कोई और कुछ ऐड ऑन करना है आपको इस वाले पॉइंट में? और कुछ क्वेश्चंस वैसे हैं ना, जैसे कि कुछ क्वेश्चन है तो मुझे लग रहा है बहुत सीधे हैं, पर वो होते हैं मतलब घुमाव होता है। एक क्वेश्चन था, एक वो कुछ टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही था वो क्वेश्चन। अब मेरा पहले में निकल नहीं रहा था, फिर मैंने तुक्का मार दिया। जब मेरा पेपर हुआ फिर मेरे मन में चल रहा हो ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, फिर लास्ट में आंसर आ ही गया। तो मैं बोल रहा हूँ ना, कूल माइंड से करना, मतलब शांत दिमाग से उसको निकालने की कोशिश करना। उस क्वेश्चन को 2-3 बार तो पढ़ना ही। अब मैंने जो गलती किया है वो आप मत करना। अब ये कह रहे हैं कितनी बार आपको लगेगा कि आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा आपको, लेकिन ये कह रहे हैं क्वेश्चन लगेगा इजी बट वो इजी है नहीं, वो ट्रिकी होगा, वो घुमा देगा, वो घुमा के पूछेगा। तो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन को अगर आपने करना है तो कूल माइंड होकर के क्वेश्चन को एटलीस्ट, इनकी कुल मिलाकर के सलाह यही आ रही है अभी तक दोनों में मिलकर के कि 2-3 बार तो क्वेश्चन को पढ़ना ही पढ़ना। ऐसा मत सोचना कि मेरे को समझ में आ गया। 2-3 टाइम्स हर क्वेश्चन को आपको रीड करना ही करना है और डिजिट्स वेरीफाई करनी ही करनी है ना। यही कह रहे होंगे। हाँ, कूल माइंड से करना, वरना तो गलत ही होगा फिर। हाँ। एक मैथ था, मुझे भी आ गया था वो लास्ट में जब पेपर हो गया, जब मैं ऐसे घर को जा रहा हूँ मेरा मन में वही क्वेश्चन चल रहा था। होता है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे कर दूँ, अब कूल माइंड कहने का मतलब ये मत समझना कि ठंडा दिमाग, कहने का मतलब ये नहीं है कि दिमाग के प्रेशर नहीं डालना है प्रेशर तो, अगर कूल माइंड का मतलब ये नहीं है कि प्रेशर डालना, प्रेशर तो आएगा ही आएगा ना। आप उस चीज़ को रिकॉल कर रहे हो, कोई नया फॉर्मूला कैसे ये आंसर सॉल्व होगा, ऐसा करके जब आप उसको सोचोगे तो दिमाग तो गर्म होगा ही होगा,
है ना। अब कूल माइंड का मतलब ये नहीं कि लापरवाही कर देनी है या बिल्कुल ऐसी इजी वे में सोच देना है, नहीं। नहीं तो कूल माइंड का मतलब इजी वे में अगर लेके चलोगे, लापरवाही के साथ करोगे तो मार्क्स भी फिर कूल ही आएंगे और नहीं आएंगे ना, कूल मार्क्स आएंगे, कूल माइंड रहेगा तो, है ना। कहने का मतलब रीथिंक करना है और उसको और डीप एनालिसिस करनी है कि क्या जो हो सकता है, क्या ये वही पूछ रहा है जो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एक्चुअल में, उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में, वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जब आप वो अंडरस्टैंड कर लेंगे तभी जाके आप उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर निकालेंगे, यही तो होगा। और कितनी बार, अच्छा जब आपने वो क्वेश्चन कैलकुलेट किया, आप कह रहे थे सीधा आ रहा, सीधा क्वेश्चन लगा मुझे, लेकिन वो घुमाया हुआ था, ये कह रहे हैं ना। तो आपने जब वो कैलकुलेट किया तो आपने सीधे या जो भी पैटर्न में किया तो उसका ऑप्शन क्या आपका आ गया था उसमें से, मैचिंग ऑप्शन? ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। अच्छा ऑप्शन नहीं आया था, अच्छा फिर आपने, अच्छा तब आपने तुक्का मार दिया उसमें। हाँ। अच्छा बट लास्ट स्टेज में आपको आ गया ऑप्शन। हाँ। आपके वहाँ बैठे बैठे ही आपको फिर आइडिया आ गया था कि क्वेश्चन होना कैसे है। हाँ। बट तब तक आप अपना सर्कल कर चुके थे OMR में शायद ना। हाँ। हाँ लेकिन आप देखो आप ये कितना हो, तो मैंने इनको पहले ही बोला था कि आप सर्कल एंड स्टेज तक मत करना, आपने उन क्वेश्चनों को छोड़ देना। ये डिवीट किया था, कब लगाया था उसका सर्कल? लास्ट स्टेज में ही लगाया, लास्ट स्टेज में लगाया क्योंकि वो आ ही नहीं रहा था। मैं से लास्ट टाइम हो गया था उसमें, कुछ 2-3 मिनट बजे थे पेपर खत्म होने। फिर आ गया खट्टा करके वो? नहीं आया नहीं, मतलब मुझे आ ही नहीं रहा, फिर भी नहीं आ रहा था वो। फिर आया कब समझ? फिर जब घर को जा रहे थे तब आया। रास्ते में आया वो। ये होता है, कोई इशू नहीं, ये चीज़ें होती हैं बेटा। अभी आप बच्चे ही हो, आप प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, ये कोई इशू नहीं है कि आपने टॉप रैंक लानी है ये वहाँ। ज़रूर टेंशन तो होती है कि मुझे अच्छा सैनिक स्कूल मिले करके, पेरेंट्स को भी बच्चों को भी होती है, बट आपने अपना 100% करना है। अब ये कह रहे हैं कि मैंने वहाँ पे बहुत रीथिंक किया, बहुत ज़्यादा सोचा, ये किया वो किया, लेकिन मुझे दिमाग में मेरा घूम रहा था क्वेश्चन, घर को आते हुए मुझे उसका सॉल्यूशन मिला जब मैं रास्ते में था ना। एक तो ये दिखाता है कि बच्चा सिंसियर है, सीधी सी बात है, इसको खुद ही फाइंड आउट हो गया था इसका आंसर, वो भी रास्ते में, है ना। तो सिंसियरिटी इसकी शो करता है, डेडिकेशन भी शो करता है। ऐसी आप भी कीजिए, आप अपना 100% दीजिए। मेरा बीइंग एज ए टीचर ये गाइड है आपको कि आप अपना 100% दीजिए, बाकी रिजल्ट का टेंशन मत लो कि क्या आता है, कैसा आता है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। शाबाश। और कोई गाइडेंस आपके जूनियर्स के लिए? 2 तो ये हो गए, और इंटेलिजेंस में तो प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा हाँ, इंटेलिजेंस में कह रहे हैं, इंटेलिजेंस में, हाँ इंटेलिजेंस में क्या चाहिए? इंटेलिजेंस प्रैक्टिस ही चाहिए, वही क्वेश्चन दे जो आते नहीं थे वही दे। हाँ इंटेलिजेंस में कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस घर से करके जाइए, बाकी ऐसे इतने कन्फ्यूजिंग नहीं आते। अगर नहीं आएंगे तो आप एक आध तो रहते ही हैं कि जो आप आउट ऑफ आपको रहेंगे, आपके पढ़े हुए में नहीं रहेंगे, बहुत ही ट्रिकी होंगे, दैट्स फाइन। ओके, जीके और इंग्लिश में, जीके में क्या गाइड करना चाहोगे आप? आज जीके में तो अलग है। अब जीके में तो कहीं बाहर से आ गए कुछ क्वेश्चन, बुक क्या है बच्चों को, मतलब जैसे आपकी जो जूनियर्स हैं इनको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए आपकी? हाँ रुको एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनको, वीडियो हमारी लेंदी हुई कोई बात नहीं, आप इसको कंप्लीट देखिएगा, ये आपके लिए गाइडेंस है ना। आप मुझे अब आपने जो मैथ में गलतियाँ करी उसकी बातें बता दी। आप इंटेलिजेंस में आपने कहा आपसे 2 मिस्टेक हुई, वो आपको आ नहीं रही थी, वो आपके लिए, आपने वो क्वेश्चंस कभी, वो पैटर्न कभी देखा नहीं था, इसलिए आपसे हो नहीं पाई, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, है ना। अब आप जीके और इंग्लिश में ही बताइए जो मिस्टेक्स हुई और कैसे करेक्ट हो सकती थी, क्या करते कि वो हो सकती थी, या क्या प्रिपरेशन में ठीक करते, या क्या एग्ज़ाम टाइम पे, एग्ज़ाम हॉल में आप क्या थॉट करते कि वो ठीक चले जाता, या प्रिपरेशन पे कुछ अगर ऐसा क्या होता कि वो मिस्टेक ना जाती? प्रिपरेशन में क्या होता तब होता वो। प्रिपरेशन में क्या कर लेते जैसे? अब जैसे कि जो आपको फील होता है, हाँ थोड़ी और मेहनत कर लेते, एक बार रिवाइज मार लेते ना। अब मारा था बस वो एक क्वेश्चन तो वो हो जाता, एक क्वेश्चन था वो नहीं हो पाता, इतना बोल रहा मैं श्योर टू। अच्छा किसमें? जीके में? जीके में हाँ। ये कह रहे हैं कि जीके का एक ही सॉल्यूशन है। ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे जो आता है वो तो आता है, जो नहीं आता वो प्रॉब्लम इसलिए होगी रिवीजन ना होने की वजह से, या रिवीजन उतनी ज़्यादा ना होने की वजह से। इंटेंस रिवीजन की करके जाइएगा। जैसे मेजरली वो ईयर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे डांडी मार्च वाला आया था ना, वो ईयर कंफ्यूजिंग होते हैं, होती है दिक्कत उनमें, है ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा ईयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बहुत सारा डेटा है, उसको आप ब्रेन में रख के लेके जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर जीके का एक ही सॉल्यूशन है वो है रिवीजन। वहाँ पे कोई मेजर ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि वहाँ की, मतलब एग्जाम हॉल में कुछ अनोखा आप नहीं कर दोगे कि डेटा आपकी ब्रेन में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। जो डेटा आपकी ब्रेन में है वो तो आपके काम आना ही है ना, जो नहीं आता सो नहीं आता, है ना। ये जीके का हो गया। और इंग्लिश का क्या कहना चाहेंगे? हॉल से रिलेटेड, मतलब एग्जाम हॉल में क्या करें कि इंग्लिश में मिस्टेक्स ना जाए, या उससे पहले प्रिपरेशन में क्या करें? प्रिपरेशन तो अच्छी गई थी, तैयारी तो अच्छी गई थी। अब वहाँ का माहौल देख के हुआ था जो हुआ था। इंग्लिश में तो जो आ रहा था मैंने, अब जो मुझे आ रहे थे मैंने वही किए थे। ठीक। अब आप
आपकी प्रिपरेशन कैसी चली थी मैथ की, क्योंकि आपने भी कोई ख़राब स्कोर नहीं किया। 265 3 मंथ्स में डेफिनेटली अ वेरी गुड स्कोर। ये आपको पता लग जाएगा बेटा जूनियर्स जो आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि कितना टफ होता है ये एग्ज़ाम, जब आप खुद से देंगे कि 3 महीनों में प्रिपरेशन करके 365 कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं कवर अप कर सकता है इतना ना। इसके लिए एक्सीलेंट प्रिपरेशन चाहिए, 3 मंथ्स की पूरी डेडिकेटेड स्टडीज़, तभी जा करके इतना अच्छा स्कोर 265 का अचीव कर सकते हो। अब आपकी प्रिपरेशन कैसी चली थी बेटा, जो आप अपने जूनियर्स को गाइड करना चाहोगे इस तरीके से मैथ को पढ़ना, इस तरीके से जीके को पढ़ना, आपने कैसा पढ़ा था और किस तरीके से आप अपने जूनियर्स को गाइड करना चाहेंगे कि ऐसा करना, वहाँ से ऐसा करना, जो आपको फील होगा। कब जीके पढ़नी चाहिए टाइम पे और कब इंग्लिश पढ़नी चाहिए, और किस तरीके से इंग्लिश पढ़नी चाहिए, किस तरीके से जीके पढ़नी चाहिए, कैसे आपने पढ़ी और किस तरीके से आपने अगर कोई आपको कॉम्पिटिटिव पेपर चल रहा है तो उससे पहले 2 महीने की छुट्टी ले लेना। अब 2 महीने की छुट्टियों में मज़े नहीं करना। 2 महीने की छुट्टियों में जैसे कि चल रहे हैं, तो हमारे चले 6 से 9 तक तुम्हें जीके इंग्लिश तो रिवाइज़ करनी है, उसके बाद मैथ्स पे लग जाना। या तो अपनी कोचिंग क्लास से, मतलब कोचिंग क्लास में हम अधिकतर तो कराते नहीं है, अब पर तुम लोग सुबह करने लग जाना। शाम को जो अपनी डाउट्स होंगे वो वहाँ कोचिंग में ले आना। सुबह सुबह तुम लोग कोचिंग क्लास तो जा नहीं सकते, तो इसलिए घर में प्रैक्टिस करना। और जो शाम को होगा, शाम को 7-6 बजे ही जो काम होगा या मॉडल पेपर होगा वही करके छोड़ना। अब बाद में उससे पहले नहीं सोना, आराम करने या खेलने नहीं आना है। 6-7 बजे तक तो करना ही है। पेपर आ रहे हैं, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, 270 280 लाने हैं, तो इसके लिए इतनी मेहनत तो चाहिए होगी। करेक्ट। आप देखो, इस समय एक चीज़ आपको गाइड करूँगा। बच्चे ने अपना ओवरव्यू दे दिया। अगर आपके पास कोई इशू नहीं है तो आप ज़रूर आपके गाइड की हेल्प लें। गाइड या मेंटर होना तो बहुत मस्ट है। अगर आप गाइड और मेंटर की गाइडेंस में नहीं करोगे, खुद से लगने की कोशिश करोगे, देन इट्स वेरी टफ। एक तो आप आपको डिसिप्लिन नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन आप किसी मेंटर की गाइडेंस में ही कर पाओगे, गाइडेंस में ही रह के कर पाओगे। या तो फिर आपके पेरेंट्स उस लेवल के हों, है ना, पेरेंट्स ने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की हो, या टीचर हों, तभी जा करके। एक होता है बेटा पढ़ा हुआ होना ना, जैसे इमेजिन करो मैं जस्ट मेरी एजुकेशन के बेस पे अगर मैं टीच करता तो मैं उतना अच्छा टीच नहीं कर पाता, क्योंकि लर्निंग इज़ डिफरेंट, टीचिंग इज़ डिफरेंट। टीचिंग एक स्किल है ना। कितनी बार क्या होता है, पेरेंट्स सोचता है कि मैंने तो पढ़ रखा है, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं अपने बच्चे को खुद से पढ़ा सकता हूँ, ये वो। बट अब कॉम्पिटिशन डिफरेंट लेवल का है। आप ज़रूर पढ़े होंगे, हाई एजुकेशन भी आपकी होगी, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टीचिंग स्किल्स भी हों। अब हम ही हैं, आई एम अ फॉर्मर एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हरिद्वार यूनिवर्सिटी, और मेरी वाइफ ऑलरेडी टीच करती हैं, सालों का हमें एक्सपीरियंस है। तो बच्चों के हर बारीक चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ से मिस्टेक करते हैं, क्या है क्या नहीं है, ये हमारी सुनिए। ऐसी सारे टीचर्स की बात होगी। अगर आप टीचर और मेंटर की गाइडेंस लेते हैं तो वो आपको ट्रैक करके राइट ट्रैक की ओर, डिसिप्लिन वे में आपकी गोल की ओर आपको पहुँचाते हैं। अच्छा भंडारी जी, आप ही बताइए, अगर आपको हम नहीं मिले होते, खुद ही से प्रिपरेशन कर रहे होते, क्या इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते फिर जितना आपने किया? 200 से तो नीचे ही आते हैं, इतना बोल रहा। अब ये खुद बोल रहा है, ये कोई झूठ बोलने वाला नहीं है। भंडारी है, क्षत्रिय खून है ना, झूठ नहीं बोलेगा। इसको अपना रियल जेन्युइन वो लगा कि 3 मंथ्स का जो डिसिप्लिन वे में है। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स अगर टीचर हैं तो ऑब्वियसली आप घर में रह के भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस यही कीजिए कि आप अपने पास के किसी कोचिंग सेंटर को या किसी अच्छे टीचर की गाइडेंस में, आपके स्कूल के भी टीचर्स अच्छे हो सकते हैं जो आपको हेल्प करें, उनकी गाइडेंस में रह के आप कीजिए। या तो फिर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कोई ना कोई कोचिंग आपको लेनी जरूरी है, और सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम जरूर दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि कितना टफ कंपटीशन है, क्योंकि कब तक आप छिपे रहोगे अंदर, है ना। क्योंकि 12th के बाद तो आप सबको ही देना है। 12th के बाद कितना छिप जाओगे? 12th के बाद या तो नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, IITs की करोगे, या लॉ में जाना है तो उसके लिए करोगे, कुछ भी आपको सेक्टर में जाना है तो हर एक के लिए एग्जाम है आपके, जिस भी फील्ड में आपको जाना होगा, है ना। तो बेहतर है कि यहीं से ही आपको एक टच मिल जाए कि किस तरीके से कॉम्पिटिशन की तैयारी की जाती है, और अपने ब्रेन को एक्सपेंड करेंगे, है ना। ब्रेन जितना एक्सपेंड होगा, जिसके पास जितना नॉलेज, जितना बड़ा ब्रेन, वो उतना ही बड़ा राजा बनेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो ठीक है अक्षित, ओके बाय। होप आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करोगे, और अक्षित के एक्सपीरियंस से आप भी कुछ सीखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।